हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जो हम चर्चा करेंगे वो मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी किसी वीडियो में ऐसी कोई जानकारी सुनी है। जो आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो रहने वाला है चंद्र का बल, क्योंकि ये एक सबसे क्रूशियल फैक्टर है जो मेरे हिसाब से हमें हमेशा देखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, चंद्रमा किसी भी राशि के अंदर हमेशा एक जैसा फल नहीं दे पाएगा। कारण को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके सामने ये जो एक चार्ट है, ये नवंबर मंथ में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो चंद्रमा की मूवमेंट होती है उसको लेकर है। सबसे पहले मैं आपको एक जनरल ज्योग्राफी समझा रहा हूं, इसके बाद मैं उन चीजों पे चलूंगा जो एस्ट्रोलॉजी को इसके साथ कनेक्ट करेंगी। तो जरा ध्यान से समझिएगा। आप जो फोटो देख पा रहे हैं, इसमें अगर आप देखेंगे तो जहां पे 6 नंबर लिखा है वहां पे कोई भी फोटो नहीं है चंद्रमा की, एक डार्क इमेज है। वहां लिखा है न्यू मून। इससे हम कहते हैं अमावस्या। अगर आप अमावस्या के कंसेप्ट को समझ पाएंगे तो आपको अपने जिंदगी में जो कंबस्ट प्लैनेट का कंसेप्ट है वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो आज हमारा विषय नहीं है, उसे हम कभी और देखेंगे। आज का हमारा जो विषय है वो है चंद्रमा का बल, स्ट्रेंथ ऑफ मून। एक चीज तो ये होती है कि हम षडबलों में स्ट्रेंथ को देख रहे होते हैं, वहां तक तो चीजें ठीक है, वो कैलकुलेशन का एक पार्ट है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात है कि चंद्रमा के ऊपर सूर्य की रोशनी कितनी पड़ रही है। इसीलिए क्योंकि कई बार आप ऐसे स्टेटमेंट्स पढ़ोगे, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा, यहां बलवान वहां पे क्षीण। इसलिए इस कंसेप्ट को जरा ध्यान से समझिएगा। जब कभी भी न्यू मून होता है यानी कि अमावस्या होती है, अमावस्या के बाद के जो 15 दिन होते हैं उसको कहा जाता है शुक्ल पक्ष। अब आप इस फोटो में देखिए, अमावस्या के दिन कोई भी चंद्रमा नहीं है। अमावस्या के दूसरा दिन जो है उसे हम कहते हैं प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष की पहली तिथि प्रतिपदा, इसमें भी कोई चंद्रमा नहीं है। दूसरा दिन जो है उसे कहते हैं द्वितीया, जहां 8 नंबर लिखा है यह द्वितीया तिथि, इसमें भी कोई चंद्रमा नहीं है। तीसरा जो है तृतीया, वहां से चंद्रमा की थोड़ी सी कुछ एक गोलाई देखने को मिल रही है, यानी कि सूर्य का जो प्रकाश है चंद्रमा के ऊपर उसका कुछ रिफ्लेक्शन हमें तीसरे तिथि में तृतीया पे दिखाई देता है। जब हम चौथी तिथि पे आते हैं तो यह है हमारे लिए चतुर्थी। चतुर्थी जो है उसके अंदर आप ध्यान से देखो तो भी आपको चंद्रमा बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा। ये जो छोटे छोटे से चंद्रमा दिख रहे हैं इसे कहते हैं क्षीण चंद्रमा, कम या कमजोर। इसी तरीके से आप देखो, चतुर्थी के बाद पंचमी तिथि है, पंचमी के बाद षष्ठी तिथि है, षष्ठी के बाद सप्तमी, अष्टमी, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो 9वीं तिथि तक जाते जाते हमें कुछ आधा चंद्रमा नजर आता है। ठीक है, 9वीं तिथि का मतलब नवमी, इसके बाद हो जाएगी आपकी 10वीं, 10वीं के बाद एकादशी, और इस एकादशी के आसपास आप देख रहे हो तो चंद्रमा कुछ ज्यादा, आधे से ज्यादा हिस्सा उसका चमक रहा है। इसी तरीके से चलते चलते आप पहुंचेंगे आपके पूर्णिमा तक। पूर्णिमा इज अ फुल मून डे। इसके बाद के जो 15 दिन होंगे वो कृष्ण पक्ष कहलाएंगे। अब कृष्ण पक्ष की स्थिति को समझिए। कृष्ण पक्ष में जो पहली तिथि है उसमें चंद्रमा पूरी तरीके से प्रज्वलित हैं। ठीक है, इसके बाद कृष्ण पक्ष की दूसरी तिथि में भी चंद्रमा थोड़े से कम हो रहे हैं, लेकिन उस पे भी कहीं ना कहीं रोशनी दिखाई देती है, रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। दूसरी के बाद तीसरी, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, पंचमी तक जो है ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा चंद्रमा हमें दिखाई देता है। इसके बाद का जो ये पीरियड है इसमें आप देखोगे तो धीरे धीरे करके ये चंद्रमा फिर से कम होने लगता है और आगे जाके विलुप्त हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ऑलमोस्ट जो
पंचमी तिथि है वहां तक चंद्रमा के ऊपर ज्यादातर प्रकाश है। ठीक है, अब पहले तो दो पक्षों को समझ लीजिए। शुक्ल पक्ष को इसलिए अच्छा कहा गया क्योंकि वहां पे चंद्रमा धीरे धीरे करके बढ़ता है। चंद्रमा हमारा मन है। जब शुक्ल पक्ष की तिथियों में चंद्रमा होता है तो किसी भी काम को करने के लिए मन उत्साही रह सकता है। क्यों? क्योंकि वह धीरे धीरे करके उन्नति बढ़त की तरफ जा रहा है। जबकि कृष्ण पक्ष की तिथि के चंद्रमा को हम अच्छा नहीं मानते, तो उसका कारण क्या है कि चंद्रमा कृष्ण पक्ष के बाद यानी कि फुल मून पूर्णिमा के बाद धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है। किसी भी चीज में उसका लगाव, उसका जो मन है वो कम होता जा रहा है। तो आपको यहाँ पे पहले एक बात समझ में आई, शुक्ल पक्ष को अच्छा इसलिए कहा क्योंकि वहां पे चंद्रमा धीरे धीरे करके बढ़ेगा, यानी मन के अंदर जो भी विचार है वो आगे बढ़ने की बात करेंगे। कृष्ण पक्ष के अंदर वो चंद्रमा कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम हो रहा है। कम हो रहा है मतलब सीधे सीधे उसके ऊपर जो प्रकाश आ रहा है सूर्य का वो कम हो रहा है। इस लिहाज से इधर पे थोड़ा सा नकारात्मक सोच भी देखने को मिल सकती है, या कई बार मन किसी काम में पहले तो बहुत लगे और धीरे धीरे करके वो मन ना लगने वाली कंडीशन बनती हो। एक सम से उत्साही होकर आपने काम उठाया और फिर धीरे धीरे करके आपका उसमें से मन हट गया। ऐसा कृष्ण पक्ष के लोगों के साथ कभी कभी होता दिखता है। तो ये आपको ज्योग्राफी से पहली चीज समझ में आई। अब हम चलेंगे हमारे एस्ट्रोलॉजी पॉइंट पर। एस्ट्रोलॉजी के अंदर जब हम इस कंसेप्ट को यूज करते हैं तो आपको देखिए जो लिखा होता है, क्या चंद्रमा कैसा ग्रह है, शुभ है या अशुभ, क्या शुभ, कब शुभ और कब अशुभ, कब बलियान और कब निर्बल। बलियान का मतलब जो है वो है कि कब पावरफुल है, कब उसमें स्ट्रेंथ है, और कब उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। तो इसका उत्तर जो है वो चिंतामणि जी ने जो मेंशन किया वो ये था, चंद्रमा शुभ ग्रह है ऐसी मान्यता है, किंतु अशुभ फल भी देता है और अपने स्थान का फल नष्ट करता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से दशमी तक चंद्रमा मध्य बली होता है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा मतलब पहली तिथि से लेकर 10वीं तिथि तक चंद्रमा मध्य बली होता है। मध्य बली कहां पे बताया है? उस पीरियड में बताया है जिस पीरियड में हम देख रहे थे कि हमारे सूर्य की रोशनी चंद्रमा के ऊपर जो पड़ रही है वो इस तरह से पड़ रही है कि हमें चंद्रमा बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन करता हुआ नहीं दिख रहा। प्रतिपदा जो है यहाँ पे जो 7 नंबर लिखा है वो प्रतिपदा है। यहां से लेकर 10वीं तक का जो चंद्रमा कहा है उसको उन्होंने माना है कैसा? मध्यम फल देने वाला। ठीक, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं तिथि, यानी तकरीबन ये जो 16 और 17 लिखा है इसके आसपास जब चंद्रमा इस लेवल के रिफ्लेक्शन पे आता है, इसके बाद चंद्रमा को बलवान माना जाता है। ठीक, इसके पहले यानी कि अमावस्या के बाद से लेकर आपके जो तकरीबन 10वीं तिथि है वहां तक का चंद्रमा वो एक ऑलमोस्ट न्यूट्रल सा है, ना बहुत हाई ना बहुत लो। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद जो चीज है वो ये कि इसके बाद 10 दिन तक, इसके बाद 10 दिन तक कहां से? 10वीं से, शुक्ल पक्ष की 10वीं से लेना है 10 दिन तक। तो शुक्ल पक्ष की 10वीं के बाद आप पहले तो 5 दिन गिनेंगे, पूर्णिमा आएगी, इसके बाद 5 दिन और गिनेंगे, तो जो पूर्णिमा के बाद के 5 दिन होंगे उसे कहेंगे कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि। ठीक है, तो कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि तक कब से? आपके ऑलमोस्ट शुक्ल पक्ष के एकादशी से लेकर आपके कृष्ण पक्ष के पंचमी तक जो चंद्रमा है वो अति बलवान और अति शुभ फलदायक होता है। अब कृष्ण पक्ष की पंचमी के बाद की जो तिथि आएगी वहां पे अगर हम देखेंगे तो वहां से लेकर यानी षष्ठी तिथि से लेकर आपका अगले अमावस्या तक का जो चंद्रमा होगा उसको बलहीन चंद्रमा कहा गया है। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी बात कि बलहीन चंद्रमा भी अगर शुभ ग्रह से युक्त हो, ठीक है,
या फिर शुभ ग्रह विकसित हो तो शुभ फल मिलते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपको तिथि दिखाई दे कृष्ण पक्ष की षष्ठी से लेकर ऑलमोस्ट अमावस्या के बीच की, लेकिन उस चंद्रमा के साथ कोई शुभ ग्रह युक्त है, शुभ ग्रह एक तो वो होगा जो नैसर्गिक शुभ हो, दूसरा उस पर्टिकुलर लगन के लिए हो सकता है कि वो ग्रह एज अ फंक्शनल बेनिफिक काम करता हो, तब उस स्थिति में भी वो चंद्रमा क्योंकि किसी के साथ बैठा है उसको उसका बल मिल रहा है, उस तरीके से वो अपने रिजल्ट्स को करने में सक्षम होगा। इस बात को समझिएगा। इसी चीज को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ही बाकी उसमें भी मेंशन किया गया। देखिए, शुक्ल पक्ष की एकादशी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा अति शुभ फल देता है और बलियान यानी कि बलवान होता है। इसी तरीके से कृष्ण पक्ष को लेके जो मेंशन किया गया है वो ये कि कृष्ण पक्ष की पंचमी से अमावस्या तक निर्बल और अशुभ होता है और ऐसे स्थिति में उसके जो रिजल्ट्स हैं वो अशुभ मिल सकते हैं। शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक चंद्रमा को पूर्ण माना है और कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक क्षीण चंद्रमा होता है। ये मत किसका है? ये वशिष्ठ जी का मत है। किताबों को लिखने वालों में भी क्या हुआ कि जिसने जिस तरह से देखा उसने उस तरीके से अपने भावनाओं को व्यक्त किया। उसके लिए हम किसी को भी गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि जिस जमाने में उन लोगों ने इन खोज को किया होगा, मुझे नहीं लगता कि उस जमाने में वो कोई टेलीस्कोप लेके काम कर रहे थे। ठीक है, इस कारण से वो जो भी काम कर रहे थे उस काम को हम गलत नहीं ठहरा सकते। अपने अपने अनुभव से चीजें लिखी गई हैं। हमें अब यहां से क्या पॉइंट समझ में आते हैं इसको समझिए। सबसे पहली अप्रोच मैंने साइंटिफिक रखी थी। मून के फेजेस होते हैं 15 दिन और 15 दिन के, जिसे कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहते हैं। इस बात से इनकार नहीं है। अब हमारे को तिथियों में चीज स्पेसिफाइड की गई है। ये कहा गया है कि प्रतिपदा से लेकर, प्रतिपदा मतलब पहली तिथि से लेकर आपको अगर चंद्रमा 10वीं तिथि तक का मिलता हो तो ऐसे कंडीशन में वो जो चंद्रमा होगा वो मध्यम फलदायी होगा। अब देखिए, पहली तिथि जो होती है चंद्रमा की सूर्य से, वो तो उसका मतलब होता है 12 डिग्री। मैं क्योंकि अब कैलकुलेशन पे आ रहा हूं इसलिए आपको समझा रहा हूं कि जब चंद्रमा और सूर्य के बीच की डिग्री 12 डिग्री होगी तो एक तिथि बनेगी। तो पहली तिथि का मतलब है 12 डिग्री का अंतर। हमसे यह कहा गया है कि चंद्रमा शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेके 10वीं तिथि तक मध्यम बलवान होता है। मध्यम बलवान। तो 10वीं तिथि के लिए मैं क्या करता हूं, एक तिथि जो है वो 12 डिग्री की है, अप्रॉक्स इसको मैं 10 तिथियों से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये कितना हो जाएगा? ये जो रिजल्ट हमारे सामने आएगा ये तकरीबन 120 डिग्री का रिजल्ट हमारे को देखने को मिलेगा। 120 डिग्री का अगर मेरे को रिजल्ट मिल रहा है तो इसको राशि के आधार पर लगा के देखिए। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको एक बार कहा था कि सूर्य से चंद्रमा 4 घर आगे, ठीक है, एक राशि होती है 30 डिग्री की। ध्यान से समझिएगा, एक राशि होती है 30 डिग्री की। अगर 120 डिग्री लिखा है तो कितने घर होंगे, कितनी राशियां होंगी? इस 120 को अगर मैं 30 से डिवाइड कर दूं तो ऑलमोस्ट 4 घर, 4 राशि आगे जब चंद्रमा हो, किससे? सूर्य से, तो हम ये मान सकते हैं कि चंद्रमा बलवान है, अति शुभ स्थिति में है। नहीं तो वो चंद्रमा मध्यम फल देगा। पहली कंडीशन, ये बात आपको समझ में आई। दूसरी बात ये कि 10 तिथि अगर ये चला तो इस 10 तिथि में सूर्य भी कम से कम 10 डिग्री चल देंगे, इसको नहीं भूल सकते। ठीक है, इसका मतलब है कि 120 तो होगा ही होगा, प्लस सूर्य के साथ मुझे चंद्रमा के उस 12 डिग्री के गैप को मेंटेन करने के लिए इसमें ऐड करनी पड़ेंगी और 10 तिथियां। इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट ये जो टोटल आ रहा है ये आ रहा है 130 डिग्री का। तो जो ये 130 डिग्री है इसका मतलब कि ऑलमोस्ट 4 राशि आगे जाना है और फिर 5वीं राशि में जब एंटर होंगे वहां पे तकरीबन 10 डिग्री होगी। तब उस स्थिति में जाकर हमें
एक्चुअल में जो चंद्रमा है वो बलवान नजर आएंगे, ठीक है, अति शुभ नजर आएंगे। ये लॉजिक, ये कैलकुलेशन आपको समझनी पड़ेगी। 12 डिग्री की एक तिथि है। अब हम यही चीज अगर देखें कि कृष्ण पक्ष की जो तिथि दी है उन्होंने, वो दी है षष्ठी तिथि। कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि का मतलब क्या हुआ कि पूर्णिमा का मतलब है आपका 180 डिग्री हो जाना, ठीक है। 180 डिग्री का मतलब होता है हमारे लिए पूर्णिमा। और छठी तिथि को कैलकुलेशन में लेना है, तो छठी तिथि को अगर कैलकुलेट करने जाएंगे, इसका मतलब 12 इंटू 6 करेंगे। 12 इंटू 6 जब हम करेंगे तो उस टाइम इस बात को भी समझिए कि उसी ड्यूरेशन में 6 और डिग्री सूर्य भी आगे बढ़ गए होंगे, ठीक है। तो 180 डिग्री प्लस 12 इंटू 6 यानी कि 72 प्लस 6 डिग्री और जो सूर्य बढ़े होंगे इसको भी लेना है। तो अगर हम इस कैलकुलेशन को देख रहे हैं तो ये ऑलमोस्ट कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 और ये 5 यानी कि 258 डिग्री के आसपास तक अगर आपके सूर्य से आपके चंद्रमा हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा, या तो मैं ये कहूं, आप ऐसा देखिए जहां आपका सूर्य बैठा है उसके बिल्कुल सामने सप्तम भाव में आपको चंद्रमा दिखाई देती हो, तो डिग्री चेक कर लीजिए 180 डिग्री का डिफरेंस है कि नहीं। उसके बाद आपको उसमें 80 डिग्री और आगे जाना है। 80 डिग्री आगे जाने का क्या मतलब हुआ, 80 डिग्री आगे जाने का मतलब ऑलमोस्ट ये हो गया कि आप 2 राशियां क्रॉस कर दोगे, 2 राशियां क्रॉस कर दोगे। उसके बाद की जो तिथियां हैं उसमें अगर आपको चंद्रमा दिखाई देगा तो वो चंद्रमा बलहीन होगा। उसमें फिर यह देखना पड़ेगा कि चंद्रमा के साथ क्या कोई दूसरा शुभ ग्रह स्थित है। अगर हां तो उस कंडीशन में वो चंद्रमा उस शुभ ग्रह के प्रभाव को लेगा और कुछ अच्छे रिजल्ट दे पाएगा। आई होप कि आप ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट समझ पाए होंगे, क्योंकि अब आइए जो मेन मुद्दा है जिस पे मैंने कहा कि आज तक शायद ही किसी वीडियो में चर्चा हुई हो, इसको समझिए। चंद्रमा किसी राशि में जाके बैठ तो जाएंगे, लेकिन चंद्रमा में खुद के अंदर अगर एक लेवल ऑफ एनर्जी या रिफ्लेक्शन नहीं है तो फिर वो उस राशि में बैठ के कितना ज्यादा फल दे पाएंगे, ये सोचने की बात है। समझ रहे हैं आप इस बात को? मान लीजिए कि हम नरेंद्र मोदी जी की कुंडली ले लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में हम देखते हैं कि चंद्रमा जो है वो आपके सूर्य से ऑलमोस्ट तीसरे घर में जाके बैठे, सूर्य से तीसरे घर में बैठे। सूर्य की डिग्री जो थी इनकी वो 0 डिग्री थी, चंद्रमा जो है वो 8 डिग्री का था। इसका मतलब है ऑलमोस्ट 30-30-60 और 8 का मतलब हुआ 68 डिग्री। 68 डिग्री के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे जो इनकी तिथि बन रही है ये ऑलमोस्ट षष्ठी तिथि में इनका जन्म हुआ है। मैंने आपको उस टाइम बताया, साफ साफ मेंशन्ड है कि अगर ग्रह जो है वो शुरू में प्रतिपदा से लेकर 10वीं तक बैठा है तो चंद्रमा उस कंडीशन में मध्यम फलदायक है, मध्यम, बहुत हाई फल नहीं देगा। लेकिन इस चंद्रमा की दशा में इनको प्रधानमंत्री पद मिला। क्यों? क्योंकि मंगल के साथ युति हो रही है। मंगल जो हो रहे हैं वो इस कुंडली के लिए कैसे ग्रह होंगे? मंगल यहां पे लग्नेश हैं, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने मिड पॉइंट लॉर्ड को माना है तो मैंने फर्स्ट हाउस के लॉर्ड को नहीं माना, उसकी भी 50% इंपॉर्टेंस है क्योंकि वो हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए मंगल क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, इस कारण से वो नैसर्गिक रूप से पापी है, अशुभ है, लेकिन कुंडली में फंक्शनल बेनिफिक है, फंक्शनल बेनिफिक है। और चंद्रमा जो है वो कहीं ना कहीं क्योंकि मंगल के साथ जुड़े हैं, मंगल भी यहाँ पे 0 डिग्री के हैं, चंद्रमा 8 डिग्री के हैं, ऑलमोस्ट कुछ क्लोज कंजंक्शन है। इस कारण से ये जो नॉर्मल सा दिखने वाला चंद्रमा है जो कि अति शुभ नहीं है, क्यों? क्योंकि तिथि क्या है, अभी 10वीं तिथि नहीं आई, वो अति शुभ नहीं है, लेकिन
फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट के साथ आ गया है, तो ऐसे कंडीशन में उस चंद्रमा के रिजल्ट जो है वो भी पॉजिटिव हो गया है। अब इस बात को दूसरे नजरिए से समझिए जिसको मैं समझाना चाहता हूं। अगर ये चंद्रमा मान लीजिए कि 10वीं तिथि पार कर लेता, अगर ये चंद्रमा 10वीं तिथि पार कर लेता, उसके अंदर इमोशंस आ जाते। चंद्रमा में जितना भी आप ये रिफ्लेक्शन देख रहे हो ना, ये चंद्रमा का रिफ्लेक्शन को अगर हम फिर से एक बार साइंटिफिक वे में समझने की कोशिश करें, तो जैसे जैसे चंद्रमा के ऊपर रिफ्लेक्शन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप समंदर के अंदर लहरों को बढ़ता हुआ देख रहे हो। फुल मून में हम देखते हैं ना कि ज्वार भाटे की बात हम करते हैं, हाई टाइड्स लो टाइड्स की बात करते हैं, तो जब चंद्रमा अपने ऊपर लाइट्स लेगा, रिफ्लेक्शंस लेगा, उस कंडीशन में अगर आपका चंद्रमा मान के चलिए 10वीं तिथि से लेकर शुक्ल पक्ष की 10वीं से बात कर रहे हैं, वहां से लेकर अगर कृष्ण पक्ष की 5वीं तक का चंद्रमा है तो वो इमोशनल चंद्रमा होगा। ठीक है, वो इमोशनल चंद्रमा जब अलग अलग राशियों में बैठेंगे तो उस हिसाब से उस राशि से जुड़े हुए जो फल हैं उसको लेकर जो आपके मन की भावनाएं हैं, क्योंकि मन का कारक है चंद्रमा, उस तरीके से रिजल्ट्स वेरिएट हो जाएंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। बाकी सभी ग्रहों के साथ तो हम एक लॉजिक लगा के ले आते थे कि इसकी ये बाल्य अवस्था है, इसकी ये वृद्ध अवस्था है, इसकी वो अवस्था और सारी अवस्थाएं हमने आपको समझाई थी। लेकिन चंद्रमा के साथ इस लॉजिक को बहुत सोच समझ के लगाइएगा, क्योंकि चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है, वो सूर्य से प्रकाश लेता है। जितना वो प्रकाशवान होता जाएगा उतने ही उसके अंदर और शुभत्व आएंगे, जो हमने देखा 10वीं तिथि के बाद बढ़ रहा है। तो अगर तिथि के हिसाब से चंद्रमा को देखा जाए तो अलग अलग तिथि में जैसे जैसे चंद्रमा बलवान होगा और वैसे वैसे वो उन राशियों, उन भावों में बैठेगा, उस लेवल पे वो उन राशियों के रिजल्ट्स को बैठ के वहां पे वैरी करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है जो हमें समझना होगा। हम हमेशा ऐसा नहीं कह सकते कि चंद्रमा जो है वो वृषभ राशि में बैठा है और उच्च का है। मान लिया मैंने कि वृषभ राशि में बैठा हुआ चंद्रमा को उच्च का माना है, लेकिन ध्यान दीजिए अगर वहीं पे सूर्य बैठ गए हैं वृषभ राशि में, या वृषभ राशि से 2 घर पहले भी सूर्य बैठ गए हैं, वो 4 राशि आगे नहीं बढ़ पाया, तो ऐसे स्थिति में चंद्रमा के ऊपर सूर्य की तो पूरी रोशनी है ही नहीं। ऐसे में जो उसकी कला निखर के आनी चाहिए चंद्रमा की, वो निखर के नहीं आएगी। रिजल्ट्स जो होंगे वो काफी ज्यादा वेरिएशंस ले लिया करेंगे। इसीलिए ये जो पक्ष बल की बात होती है चंद्रमा के साथ, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा अच्छा वो इसलिए क्योंकि ख्वाहिशें बढ़ रही हैं, ठीक, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा खराब इसलिए क्योंकि ख्वाहिशें कम कर रहा है, और बाकी आपकी तिथियों के हिसाब से जितना आपके चंद्रमा के ऊपर प्रकाश होगा उसी लेवल के इमोशंस के साथ लग के वो चंद्रमा किसी भी राशि के फल को देगा। जैसे कि हमने वहां देखा मोदी जी की कुंडली में चंद्रमा नीच राशि में तो है, लेकिन वो इतना ज्यादा स्ट्रेंथ में नहीं आया क्योंकि उसके ऊपर लाइट उतनी नहीं आई, वो इतना ज्यादा इमोशनल नहीं हुआ, इस वजह से वो नीचता का प्रभाव उतना ज्यादा नहीं दिखा पाएगा कि इंसान भयभीत हो जाए। ये बात समझिएगा, हर राशि के अंदर चंद्रमा को लगाते वक्त तिथि और तिथि के साथ साथ कितने उसके ऊपर पावर हो सकती है ये ध्यान में रख के ही आपको रिजल्ट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, क्योंकि उसी हिसाब से वो उस राशि के रिजल्ट को परसेंटेज में चेंज करता हुआ नजर आएगा। धन्यवाद।